एसटी लर्निंग चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए पार्ट 1 है भूगोल का क्लास 6 का सौर मंडल में पृथ्वी लेकर आई हूँ। आप इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज सीखते हैं सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो इसमें एक शब्द आ रहा है सौर मंडल, ये क्या होता है। सौर मंडल मतलब होता है जो ग्रहों का समूह होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्रहों का समूह है, इसको हम सौर मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सौर मंडल है। ठीक है, जो इसमें मेन ग्रह होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जो ये बीच में दिख रहा है ये सूरज है हमारा। ठीक है, सूरज का प्रकाश से सभी ग्रह ऊष्मा प्रकाश पा पाते हैं और कुछ के ऊष्मा प्रकाश होते भी है। तो कौन कौन से होंगे वो आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपको बीच में नज़र आ रहा है ये हमारा है सूरज। ठीक है, उसके बाद आपको एक ग्रह नज़र आ रहा है पृथ्वी, मंगल, शुक्र, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति, बुध, शनि। ये टोटल जो हमारे ग्रह होते हैं ये 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? ये हमारे 8 ग्रह होते हैं और इसको हम बोलते हैं सौर मंडल। ग्रहों का जो समूह है ये हमारा होता है सौर मंडल। ठीक है, आपको जैसे इमेज में दिख रहा है। चलिए उसके बाद जो आपको सीखना है वो ये है पृथ्वी। फिर दूसरा है सीखना आपको पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है हमारा तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? ये हमारा तीसरा ग्रह है। इस पर हम रहते हैं, इस पर हम जीवन यापन करते हैं, खाते हैं पीते हैं, हर दैनिक कार्य करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, खाना मिलता है तो हमें पृथ्वी पर ही मिलता है, सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो ये अब पढ़ते हैं वाला। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। अब देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है सूर्य अस्त। सूर्यास्त मतलब क्या होता है? सूर्यास्त मतलब होता है, सूर्यास्त मीन्स होता है जैसे कि हमारा, पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि जो हमारा सूरज है पूरब से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पूरब से। और कहाँ छुपता है? पश्चिम में। कहाँ छुपता है? पश्चिम में, जो हमारा सूरज होता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा सूरज है। ठीक है, तो हमारा सूरज जो निकला पूरब से निकला और पश्चिम में छिपक गया। तो जब ये पश्चिम में जा रहा होता है, धीरे धीरे गायब हो रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं सूर्यास्त। क्या बोलते हैं? सूर्यास्त, यानी कि ढल जाना, थोड़ा थोड़ा चले जाना। ठीक है, यानी कि शाम के टाइम में अगर आप 6 बजे जाओगे, अपने छत पे जाके देखना, 6 बजे जाना। ठीक है, और 6 बजे देखना कि आपको जो सूरज देखना कहाँ जा रहा है और कैसा लग रहा है, तो आपको सूर्यास्त आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद, इसको 1 मिनट से कर लेती हूँ फिर पढ़ाती हूँ। चलिए, सूर्यास्त के बाद आकाश क्या होता है? आकाश हमारा आसमान। ये बादल नहीं है बल्कि आसमान होते हैं हमारे आकाश। ठीक है, आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते थे। चमकते मीन्स थोड़े से शाइनिंग, ठीक है, दिखते थे। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन बाद में क्या होती है? इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, जस्ट अ वेट। लेकिन बाद में इनकी संख्या क्या है? बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। गणना मतलब होता है गिनना, काउंटिंग। क्या होती है गणना? मीन्स काउंटिंग। ठीक है, गणना बोलते हैं इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते हो। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। कैसी वस्तुओं से भर जाता है? चमकदार वस्तुओं से। चमकदार वस्तु मीन्स वस्तुएं वो होती है जो हिलडुल नहीं सकती, जिनमें जान नहीं होती, जो ऑक्सीजन नहीं ले सकती है। ठीक है, तो भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। धुंधले मीन्स थोड़ा सा हल्का हल्का दिखना। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। क्या जड़े हो? हीरे। ठीक है, इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, जो जो मेन चीज़ है बस वो बताऊंगी। इन चमकीली वस्तु के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं।
ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। यानी कि जो हम आसमान में चीज़ें देख रहे हैं वो समय के साथ ही दिखाई देता है। अब देखो जैसे कि दिन में सूरज निकल रहा है, तो सूरज में तो हमें चारे तारे वारे तो कुछ दिखाई देंगे ही नहीं, चमकती वस्तु दिखाई देगी नहीं। अगर घर में तुम एक बल्ब लगा के दिन में जलाते हो तो क्या वो बल्ब दिखाई देगा? बिल्कुल उसकी रोशनी भी नहीं आएगी, है ना। तो यानी कि याद रखो कि जो रोशनी वाले चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उसको आप दिन में जलाओगे तो वो सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश काफ़ी अधिक होता है। ऐसी चमकीली वस्तु भी हमें नहीं दिखाई देती, वो रात में ही दिखाई देती है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्ण मीन्स पूरा चंद्रमा। पूर्ण मीन्स क्या होता है? पूरा चंद्रमा, आधा नहीं। एक चंद्रमा ऐसे दिखाई देता है ना, और कोई ऐसे भी दिखाई देता है, थोड़ा सा ऐसे दिखाई देता है। तो डिफरेंट टाइप के हम चंद्रमा देखते हैं। शेप में कह रही हूँ, ठीक है। जब हमें मान लो कि जब हमें पूरा चंद्रमा ऐसा दिखाई देने लग गया, पूरा चंद्रमा ऐसे दिखाई देने लग गया, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं इसको हम? पूर्णिमा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। यानी कि अगर आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि, या एमसीक्यू में पूछ सकता है कि पूर्णिमा क्या होता है, जब पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है, यानी कि 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जब पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देगा, पूरा का पूरा शेप में दिखाई देगा, तो उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। क्या बोल रहा है वो? कि 15 दिन के बाद आप नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, यानी कि नया चंद्रमा आएगा, उसकी रात होएगी और ये अमावस्या होएगी। अमावस्या मीन्स होता है कि हम अपने चंद्रमा को पूरा नहीं देख सकते हैं, ठीक ठीक है। तो यानी कि पूर्णिमा मीन्स पूरा चंद्रमा दिखना, और 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते, तो यानी कि इसको अमावस्या बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अवलोकन मतलब क्या होता है? अवलोकन मीन्स होता है कि हम उसकी जांच, 1 मिनट जरा। अवलोकन मतलब होता है कि हम उसकी जांच अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से पता लगा सकते हैं, अच्छे से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता? आश्चर्य मीन्स होता थोड़ा हैरान होना, ठीक है, कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। तो वो क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि हम जब दिन में चंद्रमा को देख क्यों नहीं पाते, और चमकीली जो वस्तुएं होती हैं वो क्यों नहीं देख पाते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। जो रात में अगर जो चमक रही हैं वस्तुएं, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब बताया, लाइट्स बताई, अगर आप अपने घर में लगा रहे हो तो दिन में वो सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखाई देगा। ऐसे हमारे को चांद और सितारे और ये तारे हमें दिन में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि सूरज का आसमान में इतना प्रकाश होता है कि चमकीली वस्तुएं हमको नहीं दिखाई देती है, ठीक है। तो चलिए आगे। सूर्य चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात सूर्य चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसे? खगोलीय पिंड कहते हैं। अब खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड मतलब होता है सूर्य होगा, ठीक है, चंद्रमा होगा, और वह सारी वस्तुएं जो रात में चमक रही है, तो उसको हम बोलते हैं खगोलीय पिंड। क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड। 1 नंबर का आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आंसर आपने ये लिखना है, सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। दैट इज सिंपल। जो चमक रहा है वो खगोलीय पिंड है, रात में वो भी, ठीक है। तो उसके बाद है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, ठीक है। सूर्य भी एक तारा है। अब इसने क्या क्या बताया आपको? मेन पॉइंट इसने बताया, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। सूरज जो है बड़ा आकार का है और गर्म भी है,
और एक सूरज जो है गैस से बना हुआ है। जो चमकने वाली वस्तु जो होती है जिनमें ऊष्मा होता है, प्रकाश होता है, ये गैस से बने हुए होते हैं, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में हम उत्सर्जित करते हैं। और इनको हम खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। जो सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। जो खगोलीय पिंड जो रात में चमकता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? तारा। तो सूरज भी हमारे लिए क्या होगा? एक तारा होगा, ठीक है। अभी तो देखना, ये खुद पढ़ना, ठीक है। पढ़ के मुझे ना कमेंट में बताना कि क्या क्या एक्टिविटी वो करने के लिए बोल रही है आपको टॉर्च के साथ, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा कर लेते हैं तो आपको दिक्कत ना पड़े, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे। अब ये अनगिनत क्या होता है? अनगिनत होता है जब हम कभी गिन ही नहीं सकते, जब काउंटिंग कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है, बढ़ती चली जाती है, गिनती आगे बढ़ती चली जाती है, उनको बोलते हैं अनगिनत। तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोगों उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि जो सूरज है, आप देखोगे सूरज के पास जा सकते हो आप? पहले बताओ, सूरज के पास आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो। अगर आप गर्मी में छत पे भी चले जाओगे ना, आपकी छत एकदम गर्म हो जाती है, आप नंगे पैर भी नहीं चल सकते उस पर। तो जो सूरज हमसे काफ़ी दूर है, हम इनका इतना प्रकाश और ऊष्मा नहीं महसूस कर सकते। ज़्यादा अगर हम उसके पास गए तो हम जल सकते हैं, हम नष्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको हम इतना महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है ना। जैसे कि मान लो आप खड़े हो इधर, ये आप हो, ठीक है, और यहाँ पर खड़ा है सूरज। अब तुम सूरज को वहाँ पर देख रहे हो तो तुमको तो सूरज काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा होगा, है ना। तुम तो कहोगे सूरज तो बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ले लो। तुम खड़े हो यहाँ पर, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ पे चांद है, तारे हैं, एरोप्लेन उड़ रहा है। एरोप्लेन कैसे बनाऊँ? ऐसे बना दूँ? चलो ये हमारा एरोप्लेन है, समझ लो ये हमारा एरोप्लेन है, ठीक है। मुझे तो आती भी नहीं है, ड्राइंग आती है पर इसमें नहीं बन रहा है। ये एरोप्लेन है, ठीक है, हमारा फनी वाला एरोप्लेन। अब तुम यहाँ से देख रहे हो उड़ता हुआ एरोप्लेन जा रहा है, शू। तो क्या देख रहे हो तुम यहाँ पर कि हम तो काफ़ी इससे बड़े हैं, और ये हमारा एरोप्लेन, चाँद, तारे, ये तो काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो यानी कि जो हम दूर से देखते हैं चीज़ों का, वो हमको क्या नज़र आती हैं? छोटी नज़र आती है। क्या नज़र आती हैं? छोटी नज़र आती हैं, ठीक है। रात्रि को आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्शमंडल कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि नक्शमंडल क्या होता है? नक्शमंडल मतलब होता है जैसे तारों के बहुत सारे समूह हैं। तो मैं एक ड्राइंग करके दिखाती हूँ। जैसे कि बहुत सारे तारों के समूह हैं, ठीक है। एक तारों ने क्या बना दिया? जैसे कि आसमान बना दिया, ऐसे करके आसमान बना दिया, सॉरी बादल बना दिया, आसमान कह रही मैं भी। तो ये क्या बन गया हमारा? थोड़ी शेप दे दूँ, हम मान सकते हैं कि हाँ चलो इन तारों के समूह ने एक चीज़ बना दिया, आसमान बना और बादल बना दिया। तो इनको जो बहुत सारे तारे होते हैं ना, कुछ कुछ शेप ले लेते हैं। जैसे कि एक ने बना दी टेडी बियर, ये हमको टेडी बियर, यहाँ पर तारे हैं बहुत सारे, ये हमारे तारे। थोड़ी ड्राइंग मैं बेकार बनाती हूँ, मुझे पता है मैं बहुत बेकार बनाती हूँ। तो ये क्या है? हमारे तारे हैं। अब इसने क्या बना दिया? एक टेडी बियर बना दिया। तो हमने शेप पता लगा ली कि हाँ ये टेडी बियर लग रहा है, ये रैबिट लग रहा है। तो ये इन समूह को ही हम बोलते हैं, इन शेप को ही बोलते हैं नक्शमंडल, ठीक है। यानी कि जो तारे होते हैं समूह में होते हैं और कुछ ना कुछ शेप बना लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नक्शमंडल, ठीक है। उसके बाद अर्ज मेज़र बिग बियर इस प्रकार का एक नक्शमंडल है। अर्ज मेज़र और बिग बियर, ठीक है, ये नक्शमंडल है। याद रखो कि जो अर्ज मेज़र है और बिग बियर है, कौन है? नक्शमंडल है। कौन है ये? नक्शमंडल कहलाते दो, ठीक है। एमसीक्यू में अगर आपसे पूछ ले नक्शमंडल बताइए इनमें से, तो अर्ज बियर, अर्ज मेज़र और बिग बियर, ये हमारा नक्शमंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्शमंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि में 7 क्या होता है?
7 तारों का समूह। सप्त यानी कि ऋषि संत, ये 7 तारों का समूह है जो कि नक्षमंडल मेजर का भाग है। तो चलिए हम चित्र 1.1 में अपने परिवार पड़ोस से किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि आपको आसमान और कहाँ गई मैं, हाँ, वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षमंडलों को दिखाए। ठीक है। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी कि पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, जो रात्रि में दिशा का निर्धारण करते थे, यानी कि जैसे कि उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, तो ये लोग कैसे पता करते थे, तारों की सहायता से मदद से वो दिशाओं के बारे में पता करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। क्या बोल रहा है, जो उत्तरी तारा होगा वो उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। आपसे MCQ में पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं। जो उत्तर दिशा की ओर होगा उसको ही ध्रुव तारा कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों से आपस में मिलते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसके आगे और बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। तो पहले यहाँ तक मैं समझा देती हूँ क्या है। देखिए, ये आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें कि आपको दिख रहा होगा एक ध्रुव तारा। ये आपको एक ध्रुव तारा दिख रही है और सीधी लाइन जा रही है। तो ये 7 तारे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये संकेत तारे होते हैं। क्या होते हैं, संकेत तारे। तो जो उत्तर की दिशा में होगा वो ध्रुव तारा कहलाएगा, जिसकी दिशा से पता लगा लेते हैं कि हाँ ये पूरब है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। इस तरीके से ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ेंगे कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, तो खगोलीय पिंडों में क्या होता है, उनका अपना प्रकाश नहीं होता और ऊष्मा भी नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। किससे प्रकाशित होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, ये आपका 3 नंबर में पूछ सकता है, ये 1 नंबर के उसमें पूछ सकता है, ये सीधा 5 नंबर में आएगा कि ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह को स्पष्ट कीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना ऊष्मा नहीं होती, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ग्रह। ग्रह वे होते हैं जिसमें उनका खुद का प्रकाश नहीं होता, खुद की ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो ग्रह है जिसमें अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लैनेट, जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर हम अपना दुख सुख, खाना पीना, हंसना रोना, सारा चीज़ हम उस प्लैनेट पे ही कर रहे हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। परिभ्रमक क्या होता है, जो चारों ओर घूमता है। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, जिस पर हम रह रहे हैं वो क्या है, एक ग्रह है। यदि यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, यानी कि यह अपना जो संपूर्ण प्रकाश है और ऊष्मा है ये सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, जो कि पृथ्वी के क्या है, सबसे नज़दीक का तारा। तो ये संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो सूर्य हमारा एक तारा है। मैंने पहले बताया था कि जो ज़्यादा प्रकाशित होता है, जिसमें ज़्यादा चमक होती है, ऊष्मा प्रकाश होता है, तो वो भी क्या होता है, हमारा तारा होता है। तो सूर्य भी क्या होगा, हमारा एक तारा है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई
प्रत्येक होगी। अगर देखो जैसे कि हम पृथ्वी पर देखना चाहें कि हमारी पृथ्वी कैसी है, तो आपको भी दिखेगा कि हमारी पृथ्वी भी थोड़ी सी चमकदार नीली ग्रीन इस तरीके से दिखती है। अब ये पेज पढ़ लिया है 2 पेज, अब 3 पेज पढ़ते देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे कि पहले नंबर पे आपको यहाँ पर कोई ग्रह नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको एक सूर्य दिखेगा, ठीक है। तो सूर्य यानी कि सारे ग्रहों की स्थिति को संभालता है। तो सूर्य है, तो पहले नंबर पर जो ग्रह आता है वो है बुध यानी कि मरकरी आता है। दूसरे नंबर पर शुक्र यानी कि वेनस आता है। तीसरे नंबर का ग्रह है पृथ्वी अर्थ। चौथे नंबर का ग्रह है मंगल मार्स। पाँचवें नंबर का ग्रह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। और छठे नंबर का ग्रह है शनि, ठीक है, सैटर्न। आठवें नंबर का है यूरेनस, ठीक है, और 7वें नंबर का है यूरेनस और 8वें नंबर का है नेपच्यून, ठीक है। तो ये ग्रह हमारे 8 ग्रह आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो पहला नंबर का बुध है, दूसरे का शुक्र है, तीसरे नंबर का ग्रह पृथ्वी है, चौथे नंबर ग्रह मंगल है, पांचवा ग्रह हमारा बृहस्पति है, छठा ग्रह हमारा शनि है, सातवां ग्रह हमारा यूरेनस है और आठवां ग्रह हमारा नेपच्यून है। तो इस तरीके से आपको इमेज में समझ आ रही है कि सारे ग्रहों की एक एक करके बता रखा है कि उनकी दूरी भी कितनी है ना। तो सारी चीज़ें एक तरीके से आपको बता भी रखी है। तो आपको इस तरीके से सारे ग्रह याद कर लेने हैं और इसको याद करने का तरीका मैं भी बताती हूँ बड़े ही इजी तरीके से। तो देखिए अब मैं समझाती हूँ। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है कि चंद्रमा क्या है, तो तुम बताना कि चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचार है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी के सहचार है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। उनके पास क्या है? खुद के पास उनके चंद्रमा भी है और जो सूर्य चंद्रमा वो पृथ्वी के चक्कर भी लगाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे 7 ग्रह हैं जो अपना उनको खुद का चंद्रमा है जो कि वो प्रकाश ऊष्मा खुद ही ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सौरमंडल। सौरमंडल मैंने आपको दिखा दिया था, 8 ग्रहों का समूह था। इसमें सब चीज़ें आ जाती है, उल्का पिंड आ जाता है, खगोलीय पिंड आ जाते हैं, सारी चीज़ें आती है। सूर्य 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जैसे शुद्ध ग्रह उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है। क्या होता है? इसका मुखिया सूर्य होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे ये आपसे पूछ सकता है कि सौरमंडल क्या होता है। तो आपने बताना कि सौरमंडल में पृथ्वी 8 ग्रह होते हैं, सूर्य होता है, उपग्रह होते हैं, उल्का पिंड होता है, खगोलीय पिंड होते हैं, शुद्ध ग्रह होते हैं। इनका निर्माण करते हैं, इनके सौरमंडल का ये क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसके पूरे परिवार को सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। इनके सबका जो बाप का बाप भी होगा वो खाली क्या होगा? सूर्य ही होगा। तो चलिए सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या है? जो सौरमंडल मैंने पूरा दिखाया था तुमको, वो केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ये क्या है? काफ़ी अधिक बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक है। यानी कि जो सूर्य है सौरमंडल का केंद्र में स्थित है, ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम इससे अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो सूरज है पृथ्वी से कितनी दूर है। तो हमारा सूरज जो है पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर हमारा जो सूरज है हमारी पृथ्वी से ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। तो हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है?
15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए भी है। तो इस सूर्य के बारे में बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये बहुत बड़ा ग्रह है, ये अधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। जो सूरज हमारा गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है, और इसमें ऊष्मा प्रकाश है, ठीक है। और हम जो पृथ्वी है तीसरा ग्रह है, इसके फिर भी पास है, लेकिन इसका हम इतना गर्मी, इतना ऊष्मा, इतना प्रकाश नहीं कर पाते, क्योंकि तब भी वो पृथ्वी से क्या है, काफ़ी दूर है, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब चलिए ग्रह के बारे में बात करते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, तो देखिए मैंने पहले ही बताया था कि हमारे सौरमंडल है उसमें 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, जो सूर्य से दूरी के अनुसार है, वह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह हैं। इनको याद कर लेना कि कौन कौन से हैं। ठीक है, बुध है, शुक्र है, शनि है, मंगल है, बृहस्पति है, ठीक है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है, तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड यूज अस नट्स। तो कैसे बोलोगे? माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। एम से इस तरीके से आप अपनी पृथ्वी को याद कर सकते हैं, अपने ग्रहों को। अब आगे पढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह, तो हमें पढ़ेंगे सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एक निश्चित पथ पर क्या है? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के जो सभी 8 ग्रह हैं, यानी कि जितने भी उसके सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, वो सारे सूरज का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्तकार में फैले हुए, किस में फैले हुए हैं? दीर्घवृत्तकार में फैले हुए। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक और चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं इसको? 88 दिन लगते हैं। समझने का तरीका यही है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनके जितने भी सारे ग्रह हैं वो सूरज का क्या है? चक्कर लगाते हैं। सारे के 8 ग्रह और सारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इनको ये बता रहा है कि इन्हें एक चक्कर पूरा करने में ये कितने दिन लग जाते हैं उनको, सूरज के, जब वो चारों चक्कर लगाते हैं। तो जो सबसे नज़दीक का ग्रह है हमारा बुध है। कौन सा ग्रह है? बुध है, सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो इसमें ये बताना कि अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इससे केवल 88 दिन लगते हैं। तो यानी कि जब पूरा एक चक्कर पूरा करता है, कितने चक्कर पूरा करता है? एक। तो बुध जो एक चक्कर पूरा करता है उसको 88 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। याद रखना कि जो बुध ग्रह है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में, उसको एक चक्कर पूरा करने में उसको 88 दिन लगते हैं। ठीक है, और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अब क्या बता रहे हैं? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एक आकृतिक लगभग पृथ्वी के ही समान है। जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ रहे हो, जो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह के बारे में यही बताया गया है कि जो पृथ्वी के एक तो आकार के समान है, जितनी पृथ्वी है इतना ही शुक्र ग्रह है। ठीक है, और इसको जुड़वा ग्रह माना जाता है पृथ्वी का। ठीक है, उसके बाद है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। यानी कि क्या था? अभी तक जो प्लूटो भी था एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 सीरीज प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते थे। प्लूटो क्या आते हैं? बोने ग्रह कहे जा सकते थे। तो इसमें ये बताया गया है कि पहले क्या था? प्लूटो भी ग्रह मानते थे। मैंने बताया था जैसे सौर मंडल में गिनोगे तो 9 प्लैनेट आ रहे हैं, वैसे तो 9 ग्रह आ रहे हैं, लेकिन उसमें से प्लूटो हटा दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में। अगस्त, ये याद रखो कि अगस्त 2006 में ना जो प्लूटो ग्रह था वो हटा दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने। उसको निर्णय लिया गया था कि ये ग्रह नहीं है, तो उसको बोने ग्रह कहा जा सकता था। क्या कहते थे? बोने ग्रह
कहते थे क्योंकि काफ़ी छोटा था। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 5 है पृथ्वी के बारे में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पृथ्वी और ग्रह के बारे में पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी कैसा है? तीसरा ग्रह। देखो पहले मैंने बताया कि पहला ग्रह जो है बुध है, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा भी आपको बताया था कि दूसरा ग्रह हमारा जो है शुक्र है। फिर तीसरा ग्रह मैंने बताया था कि पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी, ठीक है। तो याद रखो कि पहला ग्रह हमारा बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में ये क्या है? 5वां, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार में भू आप कहा जाता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ना, लोग कहते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, पर हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है, दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने पृथ्वी का ये बनाया था कि हमारी पृथ्वी इस टाइप की दिखती है, पर हमारी पृथ्वी गोल नहीं दिखती है। हमारी पृथ्वी जो है गोल नहीं दिखती है। हमारी पृथ्वी क्या है? चपटी हुई है। कैसी है? चपटी हुई है, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा ऑरेंज के आकार की ऐसे चपटी हुई है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यानी कि पूरी गोल नहीं है, रोटी के समान पूरी गोल नहीं, थोड़ी सी ऊपर से चपटी हुई है, ठीक है। याद रखना। इसलिए भू का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव केवल पृथ्वी पर ही हो पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। पृथ्वी कैसी है? ना तो अधिक गर्म है और ना ही ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। यहाँ पर क्या है? पानी है, वायु है, ये सारी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए सब चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे ही पृथ्वी पर ये सब चीज़ें पाई जाती है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। वायु के लिए, जीवन के लिए हमें गैसें चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन। तो हमें गैस के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन, जो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन हाइड्रेट बाहर फेंकते हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इसी कारण से क्या है? पृथ्वी जो है सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं तो पार्ट का एक चीज़ अच्छे से समझा रही हूँ। तो जो आने वाला पेज होगा, इसका जो आगे का है सिलेबस आगे का, अभी हमने पूरा चैप्टर नहीं करा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो, और हम इसका आगे वाला ज्योग्राफी का, भूगोल का पार्ट 1 का आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो में इंटरेस्ट लाइक रखते हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर एंड बाय बाय।